अमित, आज मेरा ना पेस्ट्री खाने का बहुत मन कर रहा है। पर भावना, क्या आप नहीं जानती कि पेस्ट्री में बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है? तो क्या फर्क पड़ता है? बिन पेस्ट्री खाए रहा ना जाए। ये क्रेविंग है या फिर एडिक्शन? फर्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है और क्रेविंग और एडिक्शन हमारे ब्रेन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, आइए इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वत्सला पाठक। नमस्कार। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, माता सुंदरी कॉलेज से जुड़ी हैं। तो क्रेविंग और एडिक्शन में क्या फ़र्क है डॉक्टर वत्सला? जी, थैंक यू आपके इस सवाल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही उभरती हुई एक समस्या है और इसकी स्पष्टता जानना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन है क्या और ये क्रेविंग से कैसे अलग है। मुझे कुछ खाने की क्रेविंग है, जैसे कि भावना के मन में आज पेस्ट्री खाने की क्रेविंग है। वो क्रेविंग गलत नहीं है, लेकिन जब भावना को ये पता हो कि एक पेस्ट्री से ज़्यादा मेरे लिए हार्मफुल है और फिर भी वो खाएं, तो वो एडिक्शन है। इसका मतलब एडिक्शन एक ऐसा न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ये जानते हुए व्यक्ति कि इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं मेरे साइकोलॉजिकल, मेरी मेंटल और मेरी फिज़िकल हेल्थ पे, उसके बाद भी अगर वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए तो वो एडिक्शन है। जी, यानी भावनाओं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। जी, नियंत्रण तो रखना पड़ेगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या मीठे की भी एडिक्शन हो सकती है? बिल्कुल, देखिए एडिक्शन तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अभी जो आपने बहुत सुंदर एक वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाया, आप देखिए ये एडिक्शन सोशल मीडिया, ये एडिक्शन किसी भी खाने की चीज़, किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़, किसी भी तरह की चीज़ जगह पर बार बार विजिट करना, गैम्बलिंग या किसी भी तरह की चीज़ का हो सकता है। तो ये बताइए, इसमें फिर एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा ब्रेन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है जब मुझे किसी चीज़ की लत लग रही है? तो जी, सारी कहानी तो ब्रेन मैकेनिज्म की है और एडिक्शन की तो सारी कहानी हम अपने ब्रेन के वश में हो जाने से है। तो ब्रेन में एक्चुअल वो कौन से फंक्शनल चेंजेस आते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। डोपामाइन, किसी ना किसी स्तर पे और कहीं ना कहीं हम सब ने इस डोपामाइन का नाम सुना है फॉर सम रीज़न। मेजरली डोपामाइन इज़ रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ प्लेजर। And that urge which we were talking earlier has got to do with that feeling pleasurable. तो डोपामाइन अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि मुझे प्लेजर मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए होता क्या है, हमारे ब्रेन का एक थ्रेशोल्ड लेवल है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी व्यक्ति को शराब की लत है, वो शुरू कैसे हुई होगी? उसने थोड़ी सी पी, देखिए थोड़ी सी पीने के बाद इंसान का वो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं टच हुआ होगा। वो टच कब हुआ होगा? जब उसने अति पी लिया होगा और एक बार ब्रेन को वो थ्रेशोल्ड लेवल यानी वो प्लेजरेबल फीलिंग टच हो गई है जहाँ पे डोपामाइन एक स्पेसिफिक उतने अमाउंट में रिलीज़ हुआ है, उसके बाद से ब्रेन की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब तक ब्रेन उस थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं पहुंचेगा जहां वो उस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डोपामाइन को रिलीज़ नहीं करेगा, वो आपके अंदर अर्ज को पैदा करता रहेगा। पर यहाँ तो जैसे हमने शराब की बात की, लेकिन मीठा तो हर किसी को खाना पसंद होता है, उसको प्लेजर फील होगा ही मीठा खाने से। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो मैं मीठा खा रही हूँ ये मेरी एडिक्शन है? जी, बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि जब हम मीठे की बात करते हैं तो डॉक्टर भी डायबिटिक्स को ये नहीं कहते हैं कि एकदम मत खाइए। तो सवाल आपका बहुत सुंदर है कि हम कितना खाएं। अभी जो 122वां एपिसोड था मन की बात का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसका जिक्र आपने भी किया, उसमें उन्होंने जो शुगर बोर्ड की चर्चा की है, जो CBSE ने बहुत अच्छी पहल की है, एक सुझाव दिया है, उसमें उन्होंने देखिए क्या किया है, किस एज में कितनी शुगर इज़ एडिक्वेट एंड कितनी शुगर इज़ सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी, वो उन्होंने बताया है। तो कहीं ना कहीं हमारी एज में, हमारी बॉडी में कितनी शुगर रिक्वायर्ड होती है, ये डिफाइंड है हमारे तो यानी मेडिकल एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट रहा और हम CBSE को उनकी इनोवेटिव पहल शुगर बोर्ड के लिए बधाई भी देते हैं कि वो जागृत कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि कितनी चीनी खाएं, कितनी ना खाएं। पर अब सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए मुझे मीठे की, नशे की, और क्योंकि 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो अगर मान लो तंबाकू की लत लग गई, सॉल्यूशन क्या है? जी, मैं चूँकि एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो मनोविज्ञान की दृष्टि से ही आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये
हमारा विल पावर कहीं ना हम अपना कंट्रोल जो खो देते हैं, हम कहीं ना कहीं उस कंट्रोल को ये भूल जाते हैं कि इट्स द माइंड that we have to run, it's the brain that is in our control, not the brain which can have our control. That willpower plays a very major role. तो क्या व्यक्ति कह सकता है कि आज मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, आज से नहीं पीऊंगा, ये संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसी इमेजिनेशन की तो कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बार में अगर मैं सोच लूँ ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आपने एक बार उस प्लेजर को पहुँचा दिया है, आपने धीरे धीरे करके उसको नीचे लेकर आना है। तो बहुत अच्छी टेक्निक हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते थे और आज की डेट में अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल मेकिंग। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे दिन का टारगेट लीजिए और मत पीजिए सिगरेट, नहीं, 1 घंटे का टारगेट लीजिए, क्योंकि जिसके लिए हर घंटे सिगरेट पीने की आदत लग गई है, उससे तो 24 घंटे में एकदम वो ना पिए, ये एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी तो है। अगर आपने 1 घंटा सिगरेट नहीं पी तो वो हैप्पी हार्मोन डोपामिन फिर जनरेट होगा, जो कि सही दिशा में है। एग्जैक्टली और वो 1% विल पावर भी बढ़ाएगा। और जब मेरे देखिए 55 मिनट तक तो वो व्यक्ति कंट्रोल कर ले जाता है, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन देखा जाए तो जब भी हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, सब कल से ही शुरू होता है, लेकिन वो कल आता नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है। तो फिर हम याद दिलाएं, जैसे देखिए हमारे कभी भी, चाहे वो मन की बात का कार्यक्रम हो, चाहे वो 26 जनवरी या 15 अगस्त या कभी भी जब नोटिंग्स या जब हम अपने प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं, वो क्या कभी हमने उनके लेक्चर में कल किसी चीज़ को देखा है? हमेशा उनके कंक्लूडिंग नोट्स में होता है तो आज हम ये शपथ लेते हैं। तो जब वो ये बिलीव करते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देश का नेतृत्व जो हमें दिखा रहा है, जो इन पूरे देश के जो बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत हैं, हम उनसे ये चीज़ सीखें। कल को प्रलय हो जाएगी, भौरी करेगा कब, तो एक सोल्यूशन तो ये रहा, शॉर्ट टर्म गोल लगाएं। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक और टेक्नोलॉजी जो हम सुनते हैं, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें क्या होता है? जी, जैसा कि इसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निशन इज समथिंग रिलेटेड टू द थॉट्स, बिहेवियर वी ऑल नो, जैसा हमारा व्यवहार रहता है। देखिए, अगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि सच्चाई का पथ एक सही पथ है, तो ये मेरा थॉट है, और ये मेरे बिहेवियर में कैसे आएगा कि मैं अपने जीवन के डिसीजन सच्चाई के बेस पर, सच्चाई की बुनियाद पर लूँगी। तो जब ये मेरा थॉट है, कॉग्निशन जब है कि ये लत कहीं ना कहीं जो मुझे लगी है ये गलत है और मुझे अपने पर इसे काम करना है, अपने थॉट लेवल पे काम करना है, जिससे मेरे बिहेवियर में ये चीज़ें आएँ, तो हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट होने के नाते अपने CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अपने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में रैपो बिल्डिंग, केस हिस्ट्री, ये चीज़ें लेने के दौरान हम क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं और उसके कॉग्निशन पर काम करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, टॉडलर्स हो गए, उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र के हो गए, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, ये उनकी रोज़ की डेली उनकी डाइट में शामिल हो गई हैं ये चीज़ें, उनको समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब हम बड़े होके तो काम कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे, उनकी एडिक्शन को दूर करना बहुत चैलेंजिंग है, वो कैसे करें? बिल्कुल, क्योंकि उनकी भावनाओं को समझना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पूछा है जिसका सॉल्यूशन भी ये प्लेटफॉर्म है। आप साइकोलॉजी में कहते हैं कि बच्चे देख के, ऑब्जर्विंग बिहेवियर बहुत उनका तेज होता है और वो मैक्सिमम चीज़ें अपनी पिक्टोरियल मेमोरी से सीखते हैं, चित्र। क्यों ना हम ऐसी पहल शुरू करें जहां एडवर्टीजमेंट्स, कार्टून्स और तमाम उस तरह के शोज जो बच्चे देखते हैं। डॉक्टर वत्सला, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसके ऊपर कभी कभी आप देखिए एक डेटरेंट फोटो भी लगी होती है, फिर भी पूरे ग्लैमर से व्यक्ति खरीद लेता है। बिल्कुल, तो ये एडवर्टीजमेंट का भी कई बार असर नहीं पड़ता? जी, जब मैं हमारे पास क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, तो हम उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, एडिक्शन की परिभाषा जो मेडिकल साइंस में डिफाइन हुई है ना, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जानने के बाद भी अपने पर कंट्रोल ना कर पाना एडिक्शन है। और वो जानते हुए जब व्यक्ति नहीं कर पा रहा है ना,
तो वो मन के कहीं ना कहीं हम उसे टच नहीं करवा पा रहे हैं। पेरेंटिंग का रोल बताइए, क्योंकि जैसे आप माता सुंदरी कॉलेज में हैं, युवाओं को कहते हैं जी थोड़ी छूट दो, फ्रीडम दो, ताकि पर्सनैलिटी डेवलप हो। अब माँ बाप उन्हें अगर माउंटेन ट्रैक के लिए भेज दें, एडवेंचर के लिए भेज दें, और अगर वहाँ वो बुरी लत में लग जाए, तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या हो? देखिए, सबसे अब थोड़ा सा जनरेशन और सेंचुरी भी चेंज हो गई है। पहले हम ये बिलीव करते थे कि कुछ चीज़ों से बच्चों को अवेयर कराने का एक सही समय है, लेकिन आज अगर हम पेरेंटिंग की जब बात कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को पेरेंट्स फर्स्ट हैंड ये अवेयर करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब हमारा फाउंडेशन, मनोवत्सल फाउंडेशन, इस तरह के कैंपेन्स को करता है जहाँ पे हम पेरेंट्स को अवेयरनेस देते हैं, हमने फीडबैक में ये देखा है कि पेरेंट्स जब बच्चों से डायरेक्ट कन्वर्सेशन, मुखर होकर कन्वर्सेशन करते हैं, बिना इस बात को सोचे कि अरे हम पेरेंट्स हैं, इस टैबू से हमें निकलना पड़ेगा और खुद ये जिम्मेदारी, खुद वो कृष्ण बनना पड़ेगा जो एक रास्ते को दिखा पाए, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा बेटा ये प्लस है, ये माइनस है, अब रास्ता तुम चुनो, क्योंकि ये चुनने के प्लस ये है और माइनस ये है। खुद ही वो कृष्ण बनते हैं ना, खुद ही वो सारथी बने पेरेंट्स। जी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, काउंसलर्स हों, वो सबके साथ संवाद जरूर स्थापित करें। आज कार्यक्रम में आके संवाद करने के लिए डॉक्टर वत्सला पाठक, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू very सो much. मच।